एक समय की बात है। लाल मिट्टी वाले गांव उमोक्रो में आदा नाम की एक लड़की रहती थी। एक ऐसी लड़की जो मानती थी कि उसका पिता उसे हर बुराई से बचाएगा। वो उसे प्यार से मामा बुलाता था, जिसका मतलब था मेरी अच्छी बच्ची। बाजार के दिनों में वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था। जब उसे रात में बुखार होता था तो वो उसे गाकर सुलाता था। लेकिन प्यार बहुत नाजुक होता है जब उसके सामने राज हो। जिस दिन आदा 16 साल की हुई, उसके पिता का प्यार सड़ने लगा। आद मेरी बेटी है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम बड़ी हो गई हो, जल्द ही तुम अपने पति के घर जाओगी। आदा हैरान रह गई। उसने अपने पिता की ओर देखा, समझ नहीं पा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता ऐसा कहेंगे, वो भी इस उम्र में। ये मजाक नहीं लग रहा था, कुछ गंभीर था। उस दिन बाद में उसने अपनी मां को सब बताया। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, उसे मत सुनो, वो मजाक कर रहा होगा। लेकिन एक महीने बाद सब बदल गया। वे लोग सुबह सुबह आ गए, जब घास पर अभी ओस भी सूखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो भाग्यशाली है, कहा कि उसका पति बहुत ताकतवर आदमी है, कि सरदार राजीव ने उसे पूरे गांव की लड़कियों में से चुना है। आदा वही खड़ी रह गई, जैसे समय रुक गया हो। उसे नहीं पता था क्या बोले, क्या करे। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता सच में ऐसा मतलब रख रहे थे। पहले तो उसने भागने का सोचा। सरदार राजीव इतना बूढ़ा था कि वो उसके दादा की उम्र का लगता था। उससे शादी करने का ख्याल ही आदा को बीमार कर देता था। लेकिन फिर उसने खुद को रोका। भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे रुकना होगा। मुझे जानना होगा कि ये सब क्या है और कहां तक जाएगा। उसी पल आदा ने फैसला किया, वो रुकेगी, लेकिन चुप नहीं रहेगी। उसके पास एक योजना थी। उसे दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन वो खुद को बलि की तरह महसूस कर रही थी। और सच में वो बलि ही थी। उसकी मां दरवाजे से देख रही थी, होंठ दबाकर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने पति अर्जुन से विनती की थी कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने नहीं सुना। तुम जानती हो, अगर मैं पीछे हटा तो मुझे क्या खोना पड़ेगा? वो चिल्लाया। उस आदमी के पास वो सब है जो मुझे बर्बाद कर सकता है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे बिना बाप के रहें, अपमान से? वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके दिल में डर था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी ने कुछ हफ्ते पहले क्या सुना था, जब वो नंगे पैर झोपड़ी के पीछे छिपी थी और अपने पिता को सरदार राजीव से अंधेरे में बहस करते सुना था। किसी ने नहीं देखा कि उसके हाथ कैसे कांप रहे थे जब उसने अपना नाम सुना, जैसे वो कोई वस्तु हो, कोई सौदा, कोई इनाम। वो जवान है और अनछुई, इससे सौदा पक्का हो जाएगा, सरदार राजीव ने कहा था। और फिर तुम कभी मंदिर की बात नहीं करोगे। उसी रात आदा अंदर से मर गई। इसलिए जब शादी के दिन उसे सरदार राजीव के बगल में बिठाया गया, उसकी आंखें खाली थी। ढोलकिए बजा रहे थे, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे, उसका पिता भाषण दे रहा था। और तभी आदा जोर जोर से हंसने लगी। न वो शर्म की हंसी थी, न खुशी की। वो डरावनी, चौड़ी हंसी थी जिससे बच्चे तक भाग गए। वो जमीन पर गिर गई, मिट्टी में लोटने लगी, अजीब शब्द बोलने लगी और बंदर की तरह ताली बजाने लगी। लोग चिल्लाने लगे, शादी रोक दी गई। सबको लगा कि दुल्हन पागल हो गई है, लेकिन उसकी मां ने समझ लिया, ये पागलपन नहीं था, ये बचाव था, ये चाल थी। यही उसका तरीका था ना कहने का, बिना परिवार की शर्म के तले दबे हुए। शादी टूट गई। उसके बाद कोई घर नहीं आया। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन शांति नहीं। वो सन्नाटा जिसमें शर्म और डर छिपा होता है, जब लोग तुम्हारे घर के पास से गुजरें और नजरें झुका लें। आदा अब किसी से बात नहीं करती थी, मुस्कुराती नहीं थी, अपने नाम पर भी नहीं बोलती थी। वो घंटों अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी रहती, नंगे पैर, खुले बालों के साथ, फटे होंठ और खोई नजरें।
कभी कभी वो अचानक ताली बजाती और बिना वजह हंसने लगती। कभी कभी वो रात में मिट्टी में लोटते हुए रोती। गांव वाले फुसफुसाते, वो पागल हो गई है। सरदार ने उस पर कोई तंत्र किया है। कुछ कहते उस पर बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन उसकी मां उलझन में थी। हर शाम वो खिड़की से अपनी बेटी को देखती और सोचती, क्या ये सच में पागलपन है या आदा कुछ छुपा रही है। उस रात आदा के पिता अर्जुन सो नहीं पाया। वो कमरे में टहलता रहा, पसीने में भीगा, कांपता हुआ, खुद से बातें करता हुआ। उसे याद आया कि शादी में उसकी बेटी ने क्या कहा था, कैसे उसने सबके सामने उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाया था, भगवान ने देखा कि तुमने और सरदार राजीव ने क्या किया। उसने सबके सामने साफ साफ कहा था। इसका क्या मतलब था? अर्जुन जानता था कि उसके पास एक भयानक राज है, कई साल पुराना। और अब उसकी बेटी वो बातें कह रही थी जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी। फ्लैशबैक। कई साल पहले अर्जुन अंधेरे में एक झोपड़ी के बाहर खड़ा था। विधवा ओमिका और उसके बच्चे अंकित को सोते हुए देख रहा था। वो पहले ही भयानक काम कर चुका था। उसने ओमिका के पति को जहर देने में मदद की थी, क्योंकि वो ओमिका को अपने लिए चाहता था। काम हो गया, सरदार राजीव ने कहा। अब तुम उसकी बीवी को अपने पास रख सकते हो। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस हल्का मुस्कुराया। हफ्ते बीत गए। अर्जुन बार बार विधवा के घर जाने लगा। वो उसके लिए यम, नमक और पैसे लाता था। कहता था मदद करने आया हूं। लेकिन वो मदद नहीं थी, वो लालच था। वो उसे चाहता था, बहुत बुरी तरह, अपनी बीवी से भी ज्यादा। लेकिन ओमिका ने उसे ठुकरा दिया। दर्द में भी वो मजबूत रही। बोली, मेरे पति की अभी मौत हुई है, मेरे घर से जाओ। अर्जुन को शर्म और गुस्सा आया, लेकिन उसने बार बार कोशिश की। एक रात उसने जबरदस्ती ओमिका के घर में घुस गया। ओमिका चीखी, उसने विरोध किया। अपने छोटे बच्चे अंकित को बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उनसे ज्यादा ताकतवर था। ओमिका का सिर दीवार से टकराया। बच्चा एक बार लात मारा और फिर शांत हो गया। सुबह से पहले दोनों मर चुके थे। अर्जुन ने सब छुपा दिया। सरदार राजीव को जमीन दी ताकि वो चुप रहे और खुद मासूम बनने का नाटक करता रहा। और अब उसकी बेटी, उसका खून, ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो सब जानती हो। वर्तमान में लौटकर अर्जुन ने खिड़की खोली और चांदनी में आदा को देखा। वो जमीन पर बैठी धूल में कुछ बना रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आदा ने ऊपर नहीं देखा, वो बस बनाती रही। जब वो पास आया तो नीचे झांका और देखा कि क्या बना रहा है। एक आदमी की आकृति जो एक महिला पर खड़ा है, जो जमीन पर पड़ी है, और उसके पास एक छोटा बच्चा रखा है। वो हवा में सांस थाम गया। आदा धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें शांत थी और फिर वो हंस पड़ी, तेज, पागल जैसी और जोरदार हंसी। अर्जुन पछुआ गया, कांपता हुआ। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। घर के अंदर माधुरी ने आदा को खाना खिलाने की कोशिश की। वो उसके पास बैठी, धीरे धीरे चम्मच से खाना उसके मुंह में डाल रही थी। मेरी बेटी, कृपया खा लो, कुछ तो बोलो। आदा ने सिर्फ आगे देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, यदि मैं बोलूं तो कोई मर जाएगा। माधुरी ने चम्मच गिरा दी। क्या कहा तुमने? पर आदा पहले ही कोने में रेंगकर बैठ चुकी थी, घुटनों को गले लगाए, और फिर से हंसने लगी। माधुरी वही जड़ सी खड़ी रह गई। आंसू उसकी आंखों में भर आए और उसने अपने सीने को छुआ। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? उस रात अर्जुन को दुस्वप्न आया। उसने ओमिका को सफेद कपड़े में, एक मृत बच्चे अंकित को गोद में लिए देखा। ओमिका ने उसकी ओर उंगली की और उसने चिल्लाते हुए जाग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फिर बाहर गया और देखा कि आदा उसे घूर रही है। न मुस्कुरा रही है, न हंस रही है, बस देख रही है, शांत, स्थिर और खतरनाक। आदा की शादी टूटे 3 हफ्ते बीत चुके थे और फिर भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी।
वो ऐसे चलती थी जैसे कोई दूसरे दुनिया में खो गया हो। फिर भी वो बिना वजह हंसती और आधी रात को चिल्लाती। पर कुछ बदल रहा था, आदा में नहीं, उसकी मां में। माधुरी अब ज्यादा ध्यान से देख रही थी, छोटे छोटे बातों पर गौर कर रही थी। और एक शाम जब आदा वेरांडे पर सो गई थी, माधुरी अपने पति के पास बैठी और धीरे से पूछी, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं और चाहती हूं कि तुम मुझसे सच्चाई कहो। अर्जुन ने ऊपर देखा, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। क्या बात है? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा क्या सवाल है? वो बोला, पर उसकी आवाज भंगुर हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी प्याली के लिए हाथ बढ़ाया। अर्जुन चुप रहा। अब माधुरी ने आगे कहा, हमारी बेटी महिलाओं और बच्चे की तस्वीरें बना रही है। वो रात में अजीब बातें फुसफुसाती है। उसने कहा, अगर मैं बोलूंगी तो कोई मर जाएगा। कौन? अर्जुन। अगर वो बोले तो कौन मरेगा? अर्जुन उठकर दूर चला गया, भारी सांस लेते हुए। माधुरी वहीं बैठी रही। उस रात वो सो नहीं पाई, क्योंकि उसकी आत्मा ने उसे महसूस कराया कि आदा पागल नहीं है। इसके बजाय उसे कुछ याद आया। अगले सुबह जब वो आदा की लपेटी रैपर फोल्ड कर रही थी, उसने अपनी बेटी के पुराने स्कूल बैग की एक अंदर की छोटी जेब में कुछ टिका हुआ देखा। ये एक कपड़े का टुकड़ा था, दागदार, और उसके चारों तरफ कुछ कागज लिखा हुआ था। वो कपड़ा परिचित लग रहा था। किनारे पर एक नाम टाका हुआ था। ओमिका का हाथ कांपा जब उसने कागज खोला। ये एक नोटबुक का फांका पन्ना था, जिस पर आदा की लिखावट में शब्द सिले हुए थे। मैंने पापा को उस रात देखा। वो केले के बगीचे में खुदाई कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनका पीछा कर रही थी। मैंने देखा कि उन्होंने कुछ दबाया। मुझे नहीं पता था वो क्या था, पर मुझे लगता है वो उस महिला का था जो मर गई थी। माधुरी ने नोट्स गिरा दिए और उसका दिल डाक की तरह तेज धड़कने लगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कुछ जानती है। उसी शाम अर्जुन ने आम से ज्यादा पी लिया। वो बाहर अकेला बैठा, अंधेरा तक देखता रहा। उसकी आंखें लाल थी, शरीर कांप रहा था। अब उसे सब कुछ बहुत साफ याद आ रहा था। ओमिका की चीख, खून, और बच्चे अंकित का छोटा पैर जो झटका मारा और फिर शांत हो गया। उसने सोचा था कि सब कुछ दफन हो गया है, पर अब ये फिर से जाग रहा था। उसी हफ्ते गांव के प्रार्थना करने वाले पंडित जी आए ताकि आदा के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने पवित्र जल छिड़का, भजन गाए और हाथ भी रखा। आदा ने उन्हें लंबे समय तक घूरा। फिर वो धीरे धीरे उठी, अपने पिता की ओर चली और कई दिनों में अपना पूरा पहला वाक्य कहा। अगर तुमने मुझे फिर छुआ, पापा, तो मैं जो तुमने दबाया है उसे खोद दूंगी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की प्याली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गई। तुमने अभी क्या कहा? उसने पलकें झपकाई और फिर फिसलकर फिर से पागल की तरह हंसने के लिए जमीन पर गिर पड़ा। रोने, चिल्लाने, थूकने की आवाजें गूंज रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वाणी हिली नहीं, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ गया था। उसकी बेटी ने अपने पिता को किसी असली चीज से धमकाया था, किसी छिपे हुए राज से। उस रात जब सब सो गए, वाणी ने लालटेन जलाई और चुपचाप मंदिर के पीछे केले के बाग की ओर चली गई। वो अपने साथ एक फावड़ा ले गई। खुदाई करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। तीसरे फावड़े पर कुछ सख्त चीज से टकराई। उसने जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में उसे एक पुराना बंधा हुआ पार्सल मिला। सड़े कपड़े, हड्डियां, एक हार और बच्चे अंकित की चप्पलें। उसने अपना मुंह ढक लिया ताकि चीख न निकले। फिर उठी और घर लौट आई। अब उसे पता चल गया, उसकी बेटी पागल नहीं थी, उसका पति निर्दोष नहीं था, और अब सच सबके सामने लाने का समय आ चुका था।
अगली सुबह सूरज चुपचाप उमोक्रो गांव के ऊपर उगा, लेकिन हवा भारी थी। वाणी आंगन के बीच बैठी थी। उसका दुपट्टा सीने पर कसकर बंधा था, हाथ जुड़े हुए, आंखें शांत, पर आत्मा में आग जल रही थी। आदा उसके बगल में बैठी थी, अब भी खामोश, हमेशा की तरह आसमान को देखती हुई। अर्जुन घर से बाहर निकला, अपनी बेल्ट ठीक करते हुए। क्या हो रहा है? उसने पूछा। वाणी ने उसे देखा और धीरे से बोली, हम इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? अर्जुन ने पूछा। वाणी ने जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद गांव का नगाड़ा बज उठा। गंग बंग बंग। फिर नगर घोषक की आवाज आई। सभी बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी अर्जुन के आंगन में इकट्ठे हों। खून और शर्म की बात उजागर की जाएगी। अर्जुन जम गया, उसके पैर कांपने लगे। उसने वाणी की ओर देखा। वो अब भी बिना पलक झपकाए बैठी थी। तुमने क्या किया? उसने कहा। वाणी ने शांत स्वर में कहा, मैंने जमीन को वही दिया जो उसने मांगा था। अब उसने बोलना शुरू किया है। दोपहर तक आंगन भर गया। बुजुर्ग, युवा, औरतें, यहां तक कि सरदार राजीव भी आ पहुंचे, अपनी लाल टोपी और घमंड के साथ। सब गोल घेरा बनाकर बैठे। अर्जुन पसीने से भीगा कांप रहा था। सांसें तेज थी। वाणी आगे बढ़ी और वो कपड़े उठाए जो उसने जमीन से निकाले थे। मेरे लोगों, उसने शुरू किया, 17 साल पहले एक विधवा ओमिका और उसके बच्चे रहस्यमयी तरीके से मरे थे। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। हमें बताया गया था कि वो कोई आत्मिक हमला था, लेकिन वो झूठ था। उसने धीरे धीरे कपड़े खोले और एक छोटी सी चप्पल दिखाई जिस पर अर्जुन लिखा था। भीड़ में सन्नाटा और सदमे की आवाजें गूंज उठीं। सरदार राजीव खड़ा हुआ। ये बकवास है, उसने कहा, लेकिन तभी आदा खड़ी हुई। कई हफ्तों बाद उसकी कमर सीधी थी, आवाज मजबूत थी और उसकी पागलपन जैसी हरकतें गायब थी। उसने सरदार राजीव की ओर देखा और कहा, तुम मुझे शादी के नाम पर पाना चाहते थे, जैसे तुमने उसे बर्बाद करने में मदद की थी। मैंने तुम्हें उस रात देखा था, तुम दोनों को आम के बाग में। मेरे पिता खुदाई कर रहे थे और तुम लालटेन पकड़े हुए थे। तुमने उसके पति को मार डाला क्योंकि मेरे पिता ओमिका को चाहते थे। फिर मेरे पिता ने जबरदस्ती की और जब उसने इनकार किया तो वो खून बहाती रही। बच्चा मर गया, वो मर गई और तुम दोनों ने उसे जानवर की तरह दफना दिया। आंगन में चीखें, सिसकियां और औरतों के मुंह ढकने की आवाजें गूंज उठीं। सरदार राजीव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन युवाओं ने रास्ता रोक लिया। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई सांस के लिए तरस रहा हो। आदा, प्लीज मत करो, उसने कहा, लेकिन उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे बेचने को तैयार थे ताकि तुम्हारा राज सुरक्षित रहे। शाम तक पंचायत का फैसला हो गया। सरदार राजीव से उसका पद छीन लिया गया। अर्जुन को गांव से निकाल दिया गया, उसकी जमीन छीन ली, उसका नाम खानदान की सूची से मिटा दिया गया। जब उसे आंगन से घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था, उसने वाणी और आदा की ओर देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वाणी ने जवाब दिया, तुमने खुद को उसी दिन बर्बाद किया जब तुमने उस औरत को छुआ जिसने ना कहा था। आदा ने मुंह फेर लिया। उसने आंसू नहीं बहाए। अब वो सब खत्म हो चुका था। कई हफ्तों बाद आदा उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां कभी वो हंसती थी, जैसे कोई पागल लड़की। लेकिन इस बार उसने साफ कपड़े पहने थे, बाल सधे हुए थे और पीठ सीधी थी। बच्चे वहां से गुजरते हुए उसे आदर से नमस्ते करते थे। गांव की एक औरत ने कहा, वो लड़की आग जैसी थी, पर खुद नहीं जली। वाणी बाहर आई और मुस्कुराई। अब दुनिया तुम्हें देख रही है, मेरी बेटी, पागल लड़की नहीं, बल्कि वो जिसने चुप रहने से इनकार किया। आदा ने धीरे से कहा, मैंने बस वही किया जो ओमिका की आत्मा ने मुझसे कहा।
बोलो। इस कहानी का सबक हमें बताता है कि आदा की कहानी ये याद दिलाती है, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती और पागलपन हमेशा पागलपन नहीं होता। कभी कभी जिसे हम पागलपन कहते हैं वो ढाल होती है, सच न सुनने वाली दुनिया में जिंदा रहने का तरीका। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी लड़कियों को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना, चाहे किसी भी स्वार्थ के लिए हो, परंपरा नहीं है, धोखा है। कोई बच्चा किसी की संपत्ति नहीं है। हर बच्चे को सुरक्षा का अधिकार है, बलिदान का नहीं। ये भी याद दिलाती है कि राज चाहे जितना गहरा दफन हो, एक दिन जरूर बाहर आता है। खामोशी में दबा अपराध एक दिन किसी मासूम की आवाज से बोल उठता है। शिक्षक होने के नाते, नेता होने के नाते, समाज होने के नाते हमें सीखना चाहिए, सुनना, कमजोरों की रक्षा करना और सच का सामना करना, चाहे वो कितना भी शर्मनाक क्यों न हो। क्योंकि जब न्याय सो जाता है तो दर्द अगली पीढ़ी में जागता है। आओ हम ऐसे बच्चों को बड़ा करें जो बड़े होकर बोलने से न डरे।